नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह फिर से एक नया वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जो क्लास 6 से निकल के आएगा। और 6 क्लास से जो निकल के आएगा इसमें हम बात करेंगे जो 5वें चैप्टर के बारे में। जो पिछला जो वीडियो था उसमें हम 4 चैप्टर मतलब चौथा चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे तथा चैप्टर के जो कंसेप्ट थे उसको हम समझे थे, और इस वीडियो के माध्यम से हम 5वें चैप्टर के जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। इस चैप्टर का नाम आप देख लें। सबसे पहले तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में इसमें हम जानेंगे। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे जितने भी सारे मतलब इसमें लिखे गए हैं जानकारी, भाई साहब आप समझ ले इस बात को कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ही है। हमने इसमें से कुछ लाइन छांट ही नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने कई सारे लाइन को मतलब एलिमेंट्स किया है, मतलब हटाया है, और इसमें जितने भी सारे फैक्ट है इस सभी को एकत्रित किया है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, बस आपकी थोड़ा सा लाइक हमें मोटिवेशन कर देगा, और जिसके लिए मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊंगा। ठीक है, तो और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। यहाँ से देखेंगे तो कुछ और जानकारी नहीं, इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कुछ बेहतरीन जानकारी जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ जाने तो सबसे पहले कि जैसा कि आप पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं, लेकिन वह जो तीनों घटक है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भूमंडल कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल पाया जाता है। 78% यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, 2 फैक्ट हमने बताया, और जिसे जल मंडल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, तो जल मंडल कहा जाता है। जैसे कि जो पृथ्वी पर जितने भी सारे जल पाए जाते हैं, 1/3 भाग में जल पाए जाते हैं, वो सारे जलमंडल कहे जाते हैं। जलमंडल में जलमंडल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित हैं, सारे चीज सम्मिलित हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ शब्दों की उत्पत्ति भी कहा गया है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ध्यान रखेंगे, इस बात को पूछा जा सकता है, आपको कई बार इसको पढ़ लेंगे। ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखेंगे तो भूमंडल के बारे में जाने। यहाँ से भूमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। ध्यान रखेंगे, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और बड़े स्थलीय भाग, अगला फैक्ट है, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। बड़े जो स्थलीय भाग है उसे हम क्या कहते हैं, तो महाद्वीप कहते हैं। पूछ देगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं, है ना, कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। इंग्लिश में महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोला जाता है, तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो जो बड़े स्थलीय भूभाग होंगे उसे हम कॉन्टिनेंट का नाम से जाने जाते हैं। तथा बड़े
का जो भाग होगा उसे महासागरीय बेसिन के नाम से हम जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे, विश्व के सभी महासागर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, यानी जिसे शून्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो स्थल की ऊंचाई है, जो स्थल की हाइट है, वह किस तरीके से नापा जा सकता है, तो समुद्री तल से नापा जा सकता है। लेकिन समुद्री जो तल है उसकी जो ऊंचाई है वो समान होती है सभी जगह पे। तो ध्यान रखेंगे, आप रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे दिखे होंगे कि जो बैनर लगा होता है इस तरीके से, जो स्टेशन का नाम लिखा रहता है, तो इस पे आप देखेंगे कि समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर, तो ये लिखा रहता है इसलिए कि इसकी जो माप होती है, स्थल की जो ऊंचाई की माप होती है वह समुद्र तल से ही माप होती है। यानी समुद्र तल का जो माप होता है वो शून्य होता है, उसके बाद जितने ऊपर जाएंगे उसके उतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये आपके स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप गौर से देख लेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे अभी, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट भी करना पड़ेगा ताकि आपको सही से पूरा दिखे। हाँ, मेरे ख्याल से आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, तो ये आपका जो मैप है ना, मैप आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जो भाग है, देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इसके बाद ये भी जो है, यानी ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब को इसको मतलब चपटा कर दिया गया है ना, खोल दिया गया है ना, भाग एक भाग से। इसको आप देखेंगे, प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर आपको इस साइड में भी दिखेगा, है ना, इस साइड में भी दिखेगा। तो ये दोनों साइड क्यों है, तो क्योंकि जो ये दोनों, ये साइड और ये साइड, इस साइड को दोनों आप जोड़िएगा तो ग्लोब बन जाएगा, गोल बन जाएगा, है ना, इसलिए है। उसके बाद दक्षिणी महासागर यहाँ है, और उसके बाद आर्कटिक महासागर यहाँ है, यानी 5 महासागर है और 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। तो आप जानेंगे यहाँ से कि दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अटलांटिक महासागर और अफ्रीका महासागर दोनों इसके बीच में है। यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी महासागर और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो है उसके बीच में आपको अटलांटिक महासागर दिख रहे होंगे। उत्तर अमेरिका देख सकते हैं इधर है, और इस प्रकार से जुड़े हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी हम देखेंगे। और ये यूराल पर्वत आप देख सकते हैं, इसी भाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का पठार, यहाँ पर हमारा इंडिया है, और ये जो तिब्बत का पठार है यह हिमालय पर्वत है। इसको आप जानेंगे। एशिया महादेश इधर है, जो सबसे बड़ा महादेश एशिया है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी महादेशों के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो मतलब जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा, है ना, तभी जाकर के आप सभी जानकारी को जानेंगे। इसमें मतलब जो है कि अफ्रीका एक ऐसा देश है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर के तीनों जो है की रेखा, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है कि मतलब क्रॉस करता है। ऐसा एक ही महादेश है ना, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और जानकारी आपको अच्छे तरीके से हम बताते चलेंगे, तो अच्छे तरीके से आप इसको देखते चलिए, है ना, तो बेहद ही जानकारी आपको अच्छे लगेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें रोटेट करना पड़ेगा ताकि हम आपको अच्छे तरीके से दिखा सके। देखेंगे आगे, यहाँ से देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट या समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, 8848 मीटर ऊंचा है यह जो है कि कितना, माउंट एवरेस्ट, है ना। और विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त को हम विश्व का सबसे गहरा भाग मानते हैं। यह जो है जिसकी गहराई आप देखें तो 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर। आप जान लीजिए 8884 मीटर ऊंचा और 11,022 मीटर, दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो इतने लंबे ऊंचे, मतलब इतने ऊपर और इतने नीचे इसका जो है कि पृथ्वी का माप आप जान सकते हैं इसको, है ना। ये बात आपको कल्पना करने के लिए यहाँ भी लिखा भी गया है कि क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। यानी समुद्र की गहराई आप जाने तो आप जान सकते हैं मारियाना गर्त है जो कि सबसे मतलब अधिक गहराई है प्रशांत महासागर में। क्या आप जानते हैं इसके रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे सेराप 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति थे। ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे सेराप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद देखें तो जापान के जुको ताइबेई विश्व का पहली महिला थी
जिसने 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ध्यान रखेंगे, जापान के जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने कि 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बिशेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने कि 23 मई 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ध्यान रखेंगे, बिशेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो महाद्वीप के बारे में जाने। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि ये विस्तृत जल राशि के द्वारा जो है एक दूसरे से ये महाद्वीप अलग है। जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये ध्यान रखेंगे, ये 7 महाद्वीप है इस प्रकार से कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप है, ये सारे कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और स्थल देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है तो इस तरीके से है, उधर उत्तरी गोलार्ध है और इधर है दक्षिणी गोलार्ध। तो बहुत सारे जो भाग है, बहुत सारे जो मतलब स्थल के वाले जो भाग है वो आपको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में आपको उतने स्थल वाले भाग देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद देखेंगे तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल, यह जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के 1/3 भाग में जो है कि यह फैला हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के 1/3 भाग में जो है कि कौन सा है, तो एशिया महादेश ही से फैला हुआ है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो महाद्वीप है एशिया महादेश वह किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी महाद्वीप में, पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम में, एशिया के जो पश्चिम में क्या है, तो यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। ध्यान रखेंगे, यूराल पर्वत जो है कि यूरोप से एशिया को अलग करने वाले पर्वत है जो कि पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखेंगे, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है। उसके बाद यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के जो संयुक्त भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तो यूरेशिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे जिसमें हम यूरोप के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप में क्या है, तो यूरोप एशिया से बहुत छोटे हैं, यानी यूरोप जो है कि एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह जो है किधर स्थित है, तो एशिया के पश्चिम में यूरोप है। ध्यान रखेंगे, और एशिया के पश्चिम में ही यूराल पर्वत है। ध्यान रखेंगे, और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। अंटार्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है कि इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप जो है कि 3 तरफ से क्या है, तो जल से घिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विषुवत या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। यानी अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें जो है कि विषुवत जो वृत्त है, यानी विषुवत जो रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है विषुवत वृत्त, तो इसको ध्यान रखेंगे, यह जो होकर इसके मध्य से होकर गुजरता है, इसके बीच से होकर गुजरता है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत सा बड़ा भाग जो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। ध्यान देंगे, इससे कौन से अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, जानकारी यहां से एकत्रित करेंगे। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका जो है ऐसा महादेश है जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा
मकर रेखा तथा विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है? आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में जाने तो कर्क रेखा पर उत्तरी अफ्रीका में मीसू, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मैरिटानिया तथा पश्चिमी सहारा देश अवस्थित है। और भूमध्य रेखा जिसे आप विषुवत रेखा के रूप में भी जानते हैं या फिर विषुवत वृत्त के रूप में भी जानते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर मध्य अफ्रीका में सोमाली, केन्या, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो तथा गोबान देश अवस्थित है। उसके बाद मकर रेखा पर आप अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में जाएंगे तो वहां पर मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा नामीबिया देश अवस्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो देखेंगे तो उत्तर अमेरिका के बारे में जाने। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है कि महाद्वीप है। यह जो है कि दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों इस संधि से जुड़ा हुआ है, तो पनामा स्थल संधि के से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी। मैंने कहा था ना, इस चैप्टर में कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जिसे को हम छांट सकते हैं, मतलब सारे के सारे इंपोर्टेंट ही है ना। यहाँ पर देखेंगे तो आप स्थल संधि किसे कहते हैं, तो जिसमें देखें कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि के रूप में हम जान सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जो ये इस तरीके से जुड़ाव है, या दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जुड़ाव है, इसी को पनामा स्थल संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे। और इसमें जब जानेंगे तो जल संधि से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। वह कौन से मतलब जो जल संधि है जिससे श्रीलंका और भारत जो है कि जुड़ा हुआ है, तो वह पाक जल संधि है। पाक जल संधि से जो भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं, कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह जो महाद्वीप है, यानी जो दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका के अभी बारे में हम बात किए, तो उत्तर अमेरिका के बारे में बात किए और दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों जो महाद्वीप है, यह निश्चित रूप से क्या उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यह जो महाद्वीप है वह कितने महासागरों से घिरा हुआ है, तो 3 महासागर से घिरा हुआ है। अगला देखेंगे तो इस फैक्ट की तरफ कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर जाने कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, वह एंडीज है। और एंडीज जो है कि कहाँ फैली हुई, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है कि फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी यहीं पर बहती है। और सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं पर अवस्थित है। अगले बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है, तो एक बहुत बड़ी महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ या फिर मोटी परतों से, मोटी बर्फ की जो परतें हैं उससे ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ बहुत सारे देश के शोध संस्थान जो स्थित है। यहाँ पर भारत के भी शोध मतलब संस्थान स्थित है, जिनका नाम आप जाने तो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है। ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका महादेश में हमारा जो शोध संस्थान है भारत का, वो मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री नाम से है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए तो महासागरीय जो जल है वो 97.5% है, और जो अलवण जल है, जो पीने योग्य जल है, मात्र 2.5% है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कई बार एग्जामिनेशन में। जलमंडल के बारे में जाने तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जो है कि जल है, मात्र 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियां, झील, हिम नदी, भूमिगत जल तथा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प भी सम्मिलित हैं। इसमें जाने कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97%
से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब जो है कि वह एवं जो है कि इतना अधिक खारा होता है, मतलब जो है कि वह इतना खारा होता है कि आप उसे मतलब जो है कि पी नहीं सकते, है ना। तो इस बात से अपने उपयोग में नहीं ला सकते, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ से जानेंगे कुछ और फैक्ट जो कि है आपके स्क्रीन पे कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। ध्यान रखेंगे, जो वह जल है समुद्री जल, उसको आप मानव के उपयोग में नहीं ले सकते हैं। शेष जल बहुत बड़ा भाग है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग है और बर्फ की परतें एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो बर्फ की परत है और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जा सकता है, जो कि शेष जल है। और जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, यानी पीने योग्य रूप में आप उसको ला सकते हैं, यानी मनुष्य के इस्तेमाल में ला सकते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं महासागर के बारे में जाने तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ध्यान रखें, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये 3 जो है इन जल महासागरीय जल है उनकी 3 गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है, जैसे कि मतलब सबसे बड़े महासागर आप जाने तो प्रशांत महासागर है, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर उससे छोटा, दक्षिणी महासागर उससे छोटा और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। यानी कि 5 महासागर आपको जानकारी में है। यहाँ देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो पॉइंट क्या है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह जानकारी इंपोर्टेंट है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है कौन सा, प्रशांत महासागर। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या कहते हैं, तो मारियाना गर्त कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और इसके चारों ओर जो है कि अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। और ये जो देख सकते हैं दंतुरित जो तटरेखा है, यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो दंतुरित तटरेखा है यह व्यापार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जानेंगे यहाँ से, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का इसका आकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत अधिक दंतुरित है। यह अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है यह बहुत ही अधिक दंतुरित है। और देखेंगे तो यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पातोश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति रखता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर एक ऐसी महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ध्यान रखेंगे, यह जो महासागर किस प्रकार से है, तो यह त्रिभुजाकार है। कौन से, तो हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह जो है कि उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह जो है कि यह जो है कि उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। ध्यान रखेंगे, यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक भाग से एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जा सकता है। ध्यान रखें, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जा सकता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यह बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी आपके सामने वायुमंडल के रूप में। वायुमंडल क्या है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप एक और फैक्ट मैं आपको दिखाते चलता हूँ।
सबसे निचली जो वायुमंडल में परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल उसके ऊपर वाले भाग, मध्य मंडल उसके ऊपर वाले भाग और आयन मंडल उसके ऊपर वाले भाग, बहिर्मंडल सबसे ऊपर वाले भाग रहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ से देखें तो पहले वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं। यह पतली परत, यह वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह जो है कि यह पतली परत क्या है, तो ग्रह के महत्वपूर्ण अटूट भाग है। इसमें ये जो है कि यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हमें सांस लेते हैं। या वायुमंडल यह जो है कि वायुमंडल हम लोगों के सूरज की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ध्यान रखेंगे कि यह जो वायुमंडल है हम लोगों को सूरज की कुछ किरणों से, कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। जिसे इन परतों को पृथ्वी की सतह के शुरू से करते हैं तो इसे क्षोभ मंडल सबसे पहला, सेकंड में आपका संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट है आपका बहिर्मंडल। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो आपका सीक्वेंस है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ये वायुमंडल के विभिन्न परत हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको, और सभी का अलग अलग कार्य है, ध्यान रखेंगे इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो साफ तथा सूक्ष्म हवा जैसे 99% भाग आप इसे देख सकते हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% जो है कि एवं दूसरी गैस जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि जो है सारे के सारे 1% जो है उपस्थित है। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए अति आवश्यक होते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में जो है कि वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वह प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ये जो मतलब बहुत कम मात्रा में है, फिर भी जो जितने भी सारे ऊष्मा पृथ्वी छोड़ती है उसे सारे के सारे अवशोषित कर लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसके लिए, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में विभिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ जो वायुमंडल है उसमें जो है कि विभिन्नता आती है, और जब यह जो है कि घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे यह तेजी से घटते जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही यानी कि पहाड़ों पर जब पर्वतारोही जाते हैं उन्हें हवा के घनत्व की कमी के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। ध्यान रखेंगे, और इसके लिए वह जो है कि अपने पीठों पर सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांध कर ले जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वायुमंडल आप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल का फिगर के रूप में समझाया गया है, जलमंडल और स्थल मंडल के रूप में। ध्यान रखेंगे इसको, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ जानकारी और है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जानकारी देखेंगे तो ऊपर की ओर जाते समय, ऊपर की ओर जब जाते हैं तो तापमान भी घटता है, वायु दाब भी घटता है ऊपर की ओर और तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब या फिर वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ध्यान रखेंगे, वायु जो है कि उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। पूछा जा सकता है कि पवन किसे कहते हैं, तो पवन किसे कहते हैं, तो पवन हम कहते हैं गतिशील वायु को। पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। जीव मंडल में देखें तो जीव मंडल क्या होता है, तो जीव मंडल स्थल एवं जल, जीव मंडल स्थल एवं जल, स्थल जल हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है, जहां जीवनों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से मिलकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जो है कि तथा जीव मंडल से जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, और आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट है आपके जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटा गया है। तो पृथ्वी के ये 3
परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो जीव मंडल जो होते हैं मुख्यतः दो भाग के होते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो तीन जो परिमंडल है, परिमंडल आप कह रहे हैं तो जो मतलब हवा, जल और मिट्टी जो है, ये जो देख सकते हैं, तो ये जो तीन परिमंडल है, तो इसको आप देखेंगे तो ये आपस में क्या करते हैं, तो आपस में प्रक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आप जाने तो लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे क्या होगा, तो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि किस प्रकार से जो है कि प्रभावित करता है जो पृथ्वी के जो घटक हैं। सो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानकारी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। कहता है उद्योग के बारे में, उद्योग के बारे में देख सकते हैं, उद्योग तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे जो है क्या कहता है, तो भूमंडलीय तापन कहा जा सकता है। और इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन को सीमित उपयोग करने की जो आवश्यकता है। ध्यान रखेंगे, ये बात जो कंसेप्ट के तौर पे था और बेहद ही इंपोर्टेंट था। इस चैप्टर में आप जाने बहुत सारे फैक्ट जो कि सारे के सारे इंपोर्टेंट थे। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्रश्न है, मतलब 1 नंबर वाले। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप के अलग करती है। तो यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है, ध्यान रखेंगे। और देखेंगे तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को कैसे जोड़ती है, तो थल संधि के से जोड़ती है। उसके बाद वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखें तो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना है, तो पृथ्वी का थल मंडल जो है जो ठोस चट्टान से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त है, मारियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में, ध्यान रखेंगे। 11,000 कुछ किलोमीटर था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं महासागर का नाम एक देश से, मतलब जो है कि महासागर, कौन से महासागर का नाम जो है कि एक देश के नाम पर पड़ा है, तो हिंद महासागर है यह। उसके बाद देख सकते हैं कि स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को जीवन के लिए सहायक मानते हैं, तो इसे जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, ध्यान रखेंगे। जीव मंडल क्या है, तो थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जहां पर जीवन के लिए सहायता होता है। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ जो कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में आपको सारे जानकारी हमने बताने की कोशिश किया और ये सारे जानकारी बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्जामिनेशन, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके पास लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।